और डिस्कस करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये मान लो सिचुएशन है, ये इस तरीके से है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्लेस्ड है कहाँ पे, बिटवीन exactly mid away between two fixed particles having positive charge। मान लो कि ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू, ठीक है, और ये जस्ट बीच में एक रखा गया माइनस क्यू को। तो दिक्कत बोल रहा व्हाट विल हैपन इफ इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस। इससे पहले तो ये बताओ मुझे, इस नेगेटिव चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? पहले बताओ, नेगेटिव चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, पहले बताओ। जीरो। जीरो लग रहा होगा डेफिनेटली, नेट फोर्स जीरो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अच्छा, अब मैं इसको क्या किया, परपेंडिकुलरली ऊपर शिफ्ट किया, परपेंडिकुलरली शिफ्ट किया, थोड़ा सा शिफ्ट किया। अगर थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, मान लो x डिस्टेंस शिफ्ट किया, तो इस अब तो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया। ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस को मैं a मान लूं, इस डिस्टेंस को भी a होना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताओ तुम लोग, होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। अच्छा, फिर बताओ, इस माइनस क्यू चार्ज पर, इसको मैं चार्ज नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इसको चार्ज नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? माइनस क्यू चार्ज पर चार्ज नंबर 1 की वजह से फोर्स किधर लगेगा माइनस क्यू चार्ज पर? क्या इधर फोर्स लगेगा F1, और इसकी वजह से क्या इधर फोर्स लगेगा F2? जी सर। लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ। लगेगा ना? यस सर। अब देखो, तो दोनों फोर्स जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का, ये डिस्टेंस और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी देखो तो सेम ही है, नहीं है क्या? देखो तो, और दोनों चार्जेस यस भी सर। सेम ही, ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज तो सेम ही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और मैग्नीट्यूड ही सेम होगा, डायरेक्शन तो सेम है नहीं, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, सॉरी, डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है जब भी कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट तो है नहीं कि कैंसिल आउट हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है क्या? मैंने लास्ट क्लास में कंपोनेंट का यूज करके सवाल बनाना सिखाया था, तो उसमें उस हिसाब से अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, अच्छा, होगा या नहीं होगा? इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, बताओ होगा या नहीं होगा? जी सर। और उसी तरह से इसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। खास बात यह है कि अगर मान लो ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा एंगल होगा, और ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, ये दोनों थीटा एंगल है। सिंपल बात है कि ये जो कंपोनेंट निकलेगा और ये जो कंपोनेंट निकलेगा, दोनों फोर्सेस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा कौन सा? सिर्फ ये दोनों, यानी कि नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, चेक करो, बताओ तो पहले कि ये कंपोनेंट क्या होगा। ये F2 अगर है, ये थीटा, डेफिनेटली ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, नहीं होगा थीटा? अरे भाई, अल्टरनेट एंगल नाम सुने हो? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, तो ये हो जाएगा F2 cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? F2 sin थीटा। ये भी हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये हो जाएगा F1 sin थीटा। होगा तो दिक्कत? और सुनो, इतनी बात तो पता चल गई है कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सेम, और कितना होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q
डिस्टेंस का होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम है तो F1 cos थीटा और F2 cos थीटा दोनों भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल। बचेगा क्या, ये दोनों। नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, होगा या नहीं होगा, सोचो सोचो सोचो, होगा या नहीं होगा। मैं इस फिगर को अलग ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है ना। यहां पे चार्ज मैंने ला करके छोड़ा था माइनस क्यू इतनी जगह पर, तो उस पर नेट फोर्स आ रहा है किधर की तरफ, देखा आप लोगों ने, किधर आ रहा है नेट फोर्स, किधर की तरफ आ रहा था नेट फोर्स, डाउन साइड। बताओ किधर की तरफ आ रहा था नेट फोर्स, नीचे क्यू। नीचे की तरफ आ रहा है। और कितना आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चलो इसे मैं एफ नाम दे दिया, तो क्या मैं इस नेट फोर्स को बोल सकता हूँ कि ये 2f साइन थीटा होगा, कह सकता हूँ। ये डिस्टेंस है x, सॉरी ये डिस्टेंस a माना था हम लोगों ने, ये डिस्टेंस a माना था, ये x माना था, 2f साइन थीटा हो गया ना, हो गया या नहीं हो गया नेट फोर्स। तो इस नेट फोर्स की वजह से वो चार्ज किधर जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, माइनस क्यू वाला चार्ज किधर जाएगा, नीचे। नीचे जाएगा। मतलब परपेंडिकुलरली थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, तो वो अपने आप यहां पर आने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पर, जिसे मैं रेड कलर से यहां पर दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या था, 0। नेट फोर्स क्या था, 0 था या नहीं था, निकाले थे ना इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0। जी सर। यानी कि अगर इसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हो ऊपर, तो दोनों चार्ज मिलकर के जो फोर्स लगाएंगे वो इस निगेटिव वाले चार्ज को नीचे की तरफ पुल करेंगे। अच्छा, पुल करेंगे तो क्या होगा, क्या ये चार्ज फिर से इस जगह पर आकर के रुक जाएगा या फिर इधर निकल जाएगा, ये बताइए क्या लगता है। इस जगह पर निगेटिव चार्ज आकर के रुक जाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया है, या फिर इस जगह से आगे निकल करके इधर चला जाएगा माइनस की, बताओ। चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो कि मान लो कि ये था रबड़, ऐसे रबड़ दिया था तुम लोगों ने, ठीक है, ऐसे रबड़ लगाया था, और इस रबड़ में यहां पर एक पेपर तुमने लगाया और पेपर को खींचकर, पेपर को ऊपर की तरफ खींचा, पेपर को ऊपर की तरफ खींचने पर ये रबड़ कुछ इस तरह का हो जाएगा, रबड़ फैलेगा, और यहां से जब तुम इसको छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो क्या होगा, तो आगे ये रबड़ क्या एग्जैक्टली यहां पर आकर के रुक जाता है कि थोड़ा इधर भी जाता है रबड़, और आगे भी जाएगा, क्या होता है बताओ, और आगे भी जाएगा, पीछे भी जाता है रबड़, ये बताओ या नहीं। क्या है, रबड़ यहां पर आकर के तुरंत रुक जाता है या पहले पीछे जाता है उसके बाद फिर धीरे धीरे रुकता है, बताओ। पहले पीछे जाता है, हाँ, पहले पीछे जाता है उसके बाद धीरे धीरे रुकता है, ठीक है भाई। अब सुनो, यही चीज यहां पर भी है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, क्योंकि जब ये चार्ज इधर की तरफ लौटेगा तो यहाँ पर नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर, इस पर, लेकिन कुछ वेलोसिटी इसके पास रहेगी, उस वेलोसिटी, उस इनर्शिया की वजह से ये चार्ज यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये इधर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इधर भागेगा, फिर इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ऊपर जा रहा था तो नेट फोर्स नीचे लग रहा था, नीचे जाएगा तो नेट फोर्स, तो हमेशा नेट फोर्स जो लग रहा है वो आप देखेंगे किधर की तरफ लग रहा है, देखो नेट फोर्स जो है हमेशा जो किधर की तरफ लग रहा है, थोड़ा देखो आप, तो हमेशा नेट फोर्स जो लग रहा है वो इसी बीच वाले जो पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही लाने के लिए लग रहा है। इस पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। कुछ बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब ऊपर ले जाओगे तो ये छोड़ोगे तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं बीच में मीन पोजीशन पर, ये फिर पीछे भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही पीछे भागेगा ये दोनों चार्जेस इसको फिर से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो आएगा वो फिर से इधर की तरफ आएगा और फिर से मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब किस तरह के मोशन में आ जाएगा, यानी कि ए वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगा, किस तरह का मोशन दिखाई पड़ेगा? ऑसिलेटरी मोशन दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज के बीच ये माइनस क्यू चार्ज मिड पोजीशन पर ऊपर नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें तो बोलो, क्या इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो ऑसिलेट कर रहा है तो कुछ तो टाइम पीरियड होगा, ऑसिलेशन हो रहा है, अगर आइडियल कंडीशन ले, मतलब एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो उस एनर्जी का, तो उस ऑसिलेशन का कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। इस पे सवाल आता है, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए थोड़ा उसको भी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा मैं एसएचएम के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा, उनका छूटा हुआ है वो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ही है। देखो थोड़ा सा मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बता देता हूँ, बहुत नाम में ही सिंपल है तो बहुत सिंपल है भी। ऑसिलेशन का नाम तो सुने ही होंगे, ऑसिलेट करते हुए भी ऑब्जेक्ट को देखे होंगे कई बार। जैसे मान लो कि ये लाइन है और इस लाइन पर ये एक मिडिल पोजीशन है, मिड पोजीशन है। इस मिड पोजीशन के जगह पर एक बॉल है, ये बॉल कर क्या रहा है, ये बॉल को इस तरीके से मूव करवाया जा रहा है कि ये जा रहा है इधर से इधर, इधर इधर इधर, फिर लौट रहा है, फिर इधर, फिर जा रहा है इधर, मतलब इस तरीके से दोनों ही पॉइंट्स के बीच में हमेशा ऑसिलेट कर रहा है। जनरली ये तब दिखाई पड़ेगा जब आप इसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें। ये जो है ये उसका मीन पोजीशन है, मतलब नॉर्मल नेचुरल लेंथ है, और आपने क्या किया, इसे आपने यहाँ से थोड़ा खींच करके यहाँ तक ले गए आप और यहाँ से उसको छोड़ दिया, तो ये जो बॉल है जो इसे अटैच किया हुआ है स्प्रिंग से, ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है अपने पोजीशन पर, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो ऑसिलेशन जो आपको दिख रहा है, ये जो ऑसिलेशन जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ऑसिलेशन समय के साथ खत्म हो जाता है, मतलब धीरे धीरे ये ऑसिलेशन रुक जाएगा और ये ब्लॉक, ये बॉब, ये जो बॉल है ये अपनी जगह पर नेचुरल लेंथ में ही ये स्प्रिंग भी आ जाएगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। बट आइडियल कंडीशन में ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ये लीनियर ऑसिलेशन है क्योंकि एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, ये बॉल ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसको लीनियर ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ऑसिलेशन का और भी टाइप्स होता है, जैसे किसी पेंडुलम को देखा होगा, पेंडुलम देखा है, पेंडुलम एक बॉब है वो लटक रहा है और इसे क्या किया गया, यहाँ से रिलीज कर दिया गया, मतलब यहाँ पर ले जाकर के इसको छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, ये इस तरीके से अपने ऑसिलेट कर रहा होता है लगातार। हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है? फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होता है लगातार, है ना? ये ऐसे ऑसिलेशन हो रहा होता है, लगातार चल रहा होता है।
इस तरह के ऑसिलेशन को एंगुलर ऑसिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि एंगल बना रहा है, यहाँ पर एंगुलर ऑसिलेशन बोलते हैं। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम में है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। आगे डिटेल में जिन लोगों का छूटा हुआ है वो लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। छोटा थोड़ा सा मैं समझने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है ना, तो एक खास बात दिखाई पड़ रही है। क्या खास बात दिखाई पड़ रही है, थोड़ा देखो इधर। और ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल जो आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हर चैप्टर में एसएचएम पर बेस्ड कुछ सवाल होते हैं। जैसे कि ये सवाल है जो भी बोल रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर पार्टिकल, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ। मान लो कि ये बॉब जो है वो किसी समय पर इस जगह पर था, रेड कलर से दिख रहा है आप लोग को, इस जगह पे था। सिंपल बात है कि अगर इस जगह पर होगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से ज्यादा खिंचा हुआ होगा, एक्सटेंडेड होगा इस पोजीशन पर। और अगर ऐसा होगा तो इस बॉब पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा हो, कोई बता सकता है? इस बॉब पर या फिर इस ब्लॉक पर या इस बॉल पर फोर्स किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग अगर खिंचा हुआ है तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, क्या लगता है किधर फोर्स लग रहा होगा? लेफ्ट साइड बॉब है, तो सर इधर फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग इसको इस पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? जल्दी बताओ। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ लगा रहा होगा सिंपली। और ये फोर्स, आपको ये भी पता है कि ये फोर्स का फॉर्मूला K/X होता है ना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। और ये भी पता है कि ये x असल में चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन नेचुरल लेंथ होता है, ये भी पता हो। तो जितना, मान लो कि जब फाइनली ये यहां पर पहुंच जाएगा, फाइनली मान लो कि ये मूव करता हुआ ये पहुंच जाए कहां पे, इस जगह पे पहुंच जाए, तो ये लेंथ और बढ़ गया, नेचुरल लेंथ से और ये बढ़ गया है। इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया, मतलब लंबाई तो और ज्यादा हो गई। तो अब जो फोर्स लग रहा होगा वो इस पर इधर की तरफ लग रहा होगा, और वो सबसे ज्यादा होगा K/A लग रहा होगा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ब्लॉक मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। दिख रहा है ना, x डिस्टेंस पर था मीन पोजीशन से। समझ में आ रही है बात सब कि स्प्रिंग जब x लेंथ खींचा है तो फोर्स K/X लग रहा है। स्प्रिंग जब थोड़ा और खिंच गया, स्प्रिंग की लंबाई में a चेंज आया है, a यूनिट का चेंज आया है, मतलब अब x का मान जो है वो a है और x का ये अधिकतम मान है, मतलब ये स्प्रिंग की अधिकतम लंबाई में परिवर्तन है। तो उस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होगा वो F = K/A लग रहा होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? तो दिक्कत इसमें फोर्स बढ़ गया। और आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर फोर्स बढ़ जाएगा, मास तो इस ब्लॉक का, जो राउंड वाला जो ब्लॉक है उसका कोई चेंज मैं नहीं कर रहा हूं, अगर m मास का ब्लॉक है तो फोर्स बढ़ने पर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा, इस ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लगेगा स्प्रिंग के द्वारा, और इस ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, वो और ज्यादा बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं, ये बताओ। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ जल्दी, बोलो बोलो। नो सर। हाँ हाँ, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ रही है बात सबको, समझ में आ रही है या नहीं? सर नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, ऐसे देखो, ये है स्प्रिंग। अभी तुमने यहाँ, ये स्प्रिंग है और ये इसे ना मैंने खींचा है
ना ही मैंने इसे कंप्रेस किया है। कंप्रेस किया है मतलब दबाया भी नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने बॉल को कनेक्ट करके रखा है मैंने, इस बॉल पर ये बताओ कोई फोर्स लग रहा होगा क्या स्प्रिंग के द्वारा? नो नहीं। सर। बिल्कुल नहीं। नहीं अभी कोई अब अगर मैं इस बॉल को पकड़ के खींच दूं, खींच करके यहाँ पर ले, अब बताओ, अब स्प्रिंग के द्वारा इस बॉल पर फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? लग रहा है। स्प्रिंग क्या करना चाहेगा? स्प्रिंग अपनी लंबाई को फिर से पहले जैसा नेचुरल लेंथ जैसा करना चाहेगा। ये जो लेंथ होता है ना, इसे नेचुरल लेंथ बोलते हैं। स्प्रिंग की जो अपनी नेचुरल लंबाई है वो। अब यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है ना हम लोगों ने, लंबाई को बढ़ा दिया है या घटा दिया है? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया है, x यूनिट से बढ़ा दिया है। अगर x यूनिट से बढ़ा दिया है लंबाई को, तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग चाहेगा कि उसकी लंबाई फिर से पहले जैसी हो जाए। तो बताओ इस बॉब को फिर से किधर की तरफ स्प्रिंग खींचेगा ताकि लंबाई जो है वो पहले जैसी हो जाए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। डेफिनेटली स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा ना? ठीक है। अब स्प्रिंग पर लेफ्ट साइड जो फोर्स लग रहा है, तो मुझे बताओ इस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा कि स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो K गुना x होता है, K टाइम्स x, जहाँ K को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं और x जो होता है वो चेंज इन लेंथ होता है। चेंज इन लेंथ, स्प्रिंग के लेंथ में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? चेंज इन नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया वो होता है, पता है ना? तो पता है कि नहीं पता है सभी को? यस सर। नहीं पता? ये सब पता है सर। ठीक, ये स्प्रिंग की नेचुरल स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स, चेंज इन नेचुरल लेंथ। ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है, सिंपल बात है, तुम्हें ये पता है कि x क्या है? नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा चेंज हुआ, कितना ज्यादा आपने खींच लिया। अगर मैं इस स्प्रिंग को और ज्यादा खींच देता तो स्प्रिंग की लंबाई में और ज्यादा परिवर्तन आता। तो क्या स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाता या घट जाता? बढ़ जाता। बढ़ जाता सर। डेफिनेटली ये नया लेंथ है, मान लो x डैश को बोल दिया, तो अब तो स्प्रिंग और फोर्स लगा करके खींचेगा इस बॉब को अपनी तरफ, और इस f को f डैश नाम दे रहा हूं, k गुना x डैश बोलूंगा। तो कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष निकलता है कि जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगा करके अपने नेचुरल कंडीशन को फिर से ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात? यानी कि इस बॉब पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचा गया। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला पता है, मास गुना एक्सेलरेशन पता है, और एक्सेलरेशन बराबर ये भी पता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास पता है। अगर मैं बॉब यानी कि इस ब्लॉक के मास को या बॉल के मास को m ही रखूं, तो मास में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि जैसे जैसे स्प्रिंग को ज्यादा खींचा जा रहा है ये फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ये एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा यही सर। मैं बताना चाह रहा था। ये समझ में आ रही है बात या नहीं? अभी बताओ, ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताइए। क्लियर है? इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। बोला जाए, समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ गया तो ये भी बात समझ में आसानी से आ जाएगी, आसानी से आ जानी चाहिए कि अगर इसका उल्टा होता, उल्टा होने का मतलब अगर स्प्रिंग को
एक कंप्रेस किया। एक्सपेंड करवाने की जगह पर कंप्रेस किया जाता है, लाइक दिस। तो ये तो नेचुरल लेंथ था, कंप्रेस कर दिया मान लो x। तो अब फिर से स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा इस बॉल पर, ये बताओ। राइट साइड। राइट साइड लगेगा। राइट साइड लगी है सर। लगेगा ना राइट साइड, तो दिक्कत इसमें। नो सर। नो सर। अच्छा, अब ये राइट साइड अगर लग रहा है तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी कि जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर फिर से वही वाली बात कि फोर्स बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, यहां पर अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, और यहां पर अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ। हर कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि एक्सेलरेशन हमेशा किधर की तरफ उसे ले जाना चाह रहा है, या फोर्स हमेशा बॉल को किधर ले जाना चाह रहा है, नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पर यानी मीन पोजीशन पर ले जाना चाह रहा है। दिखाई पड़ रहा है ऐसा, हर बार ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? यस सर। हर बार फोर्स क्या ये ही चाह रहा है या नहीं कि ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल मीन पोजीशन पर ही आ जाए, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में ही आ जाए? क्या हर बार फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स यही चाह रहा है या नहीं, ये देख के बताओ। यस सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक चीज निष्कर्ष निकाली जा सकती है। बात क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम में तभी होगा जब उसका एक्सेलरेशन हमेशा ऐसा हो कि उस एक्सेलरेशन का वैल्यू जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएं वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़े। ठीक है, पहली बात तो ये होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एसएचएम में होने के लिए। देख रहे हो ना, एक्स को बढ़ाने पर फोर्स बढ़ रहा है, एसएचएम और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। तो कंडीशन एसएचएम के लिए, सॉरी कंडीशन पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑसिलेशन के लिए। ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएं वैसे वैसे ए बढ़ना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, एक और चीज है कि जैसे जैसे एक एक्स को बढ़ाएं ए तो बढ़े, लेकिन ए का डायरेक्शन एक्स के साइन के जस्ट अपोजिट हो जाए। दिख भी रहा है ऐसा, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, देखो, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, देखो कहां से, मीन पोजीशन से जस्ट उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं और आगे वाले डायरेक्शन को मतलब राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव मानो। सोचो, जस्ट खुद से सोच के देखो, जब बॉल को राइट की तरफ खींचा गया था तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ी थी, मतलब एक्स जो हुआ था वो चेंज इन लेंथ, जो एक्स आया था वो पॉजिटिव था, और एक्स पॉजिटिव था तो क्या फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था, क्या एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था? थोड़ा देखकर बताओ, ऐसा हो रहा है या नहीं, थोड़ा देखकर बताओ। यस सर। इसका और जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया, मतलब चेंज इन लेंथ जो एक्स है वो निगेटिव आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उसे ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ धकेला है, पुश किया है, तो ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन पोजीशन है वो निगेटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ रहा है, एक्स निगेटिव आ रहा है। तो आप फिर से देखो, फोर्स क्या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, राइट की तरफ, और एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव हो रहा है? यस सर। तो इसका कंक्लूजन यही है कि ऑब्जेक्ट एसएचएम में तभी होगा जब एक्स बढ़ाने पर ए भी बढ़े, लेकिन एक्स पॉजिटिव हो तो ए निगेटिव हो जाए, और एक्स निगेटिव हो तो ए पॉजिटिव हो जाए। मतलब कुछ इस तरह का रिलेशन अगर आपको आ जाए तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट एसएचएम में होगा, जहां पर एन को हमेशा ऑड होना पड़ेगा, ऑड इन ऑड नेचुरल नंबर में लिखना। समझ में आई बात? ये रिलेशन अगर रहे तो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा ही करेगा। देख लो, एन का वैल्यू अगर 1 रख दें तो माइनस के एक्स, ए बराबर माइनस के एक्स है ना, ए बराबर माइनस के एक्स, जहां के को कांस्टेंट बोला जा रहा है, कोई कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ए बराबर माइनस के एक्स में एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो ए निगेटिव होगा, और एक्स निगेटिव होगा तो ए पॉजिटिव होगा। कब? जब एन को आप ऑड रखो तो। और अगर एन का वैल्यू आप 1 रखोगे तो ए बराबर आएगा माइनस के एक्स।
इसे ही बोला जाता है, या कहीं कहीं पर इसे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी डायरेक्टली इसे लिखा जाता है, इसे कहीं कहीं एक्स a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिखा जाता है। अब जब n का वैल्यू 1 रख दो, तो ये जो है ये किस कंडीशन के लिए है? सबसे सिंपल वाला ऑसिलेशन, सबसे सिंपल वाला ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल वाला जो ऑसिलेशन है उसके लिए यही है इक्वेशन, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, ऑसिलेशन के बारे में मैंने समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट कब ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ऑसिलेशन करने के लिए जब ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो उस ऑब्जेक्ट पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, जैसा कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, एक रीस्टोरिंग फोर्स उस पर लगना शुरू हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट को फिर से अपने मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। ये फोर्स हमेशा इस तरीके से काम करता है कि ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पर आ सके। इस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा था, और इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन भी आएगा। और ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेशन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का एक के पास ऐसा ऑसिलेशन होगा, ऐसा एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन के लिए या जिस एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ जी अत्यांश क्या परेशानी है? ये क्लियर है? एसएचएम के बारे में शॉर्ट में मैंने समझाया, ये चीजें क्लियर है सबको? ये बताओ। यस सर, क्लियर। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम में है तो सबसे पहले दिमाग में ये चलनी चाहिए कि एक ऐसा फोर्स होगा जो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम में है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा इस फॉर्म में होगा, जहां n कोई ऑड इंटीजर है या ऑड नेचुरल नंबर है। और अगर सबसे सिंपलेस्ट केस एसएचएम की बात करें तो a बराबर होगा माइनस के एक्स या फिर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सबसे सिंपल वाला केस ही आपको पढ़ना है। ये शॉर्ट में मैंने आपको एसएचएम के बारे में समझाया। ये बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर से आते हैं उसी सवाल पर। देखो क्या मैं बोल रहा था, जो सवाल था आपका, क्या था सवाल? यहां पर रखा था प्लस क्यू चार्ज, यहां पर था एक और प्लस क्यू चार्ज था, ऐसा था ना? और एक्स डिस्टेंस पर क्या ले गए थे आप? कौन सा चार्ज ले गए थे? माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज। नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा था इस पर? डाउनवर्ड। नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा था ना, नीचे की तरफ नेट फोर्स। अब नीचे की तरफ अगर नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, और कितना लग रहा था? हम लोग निकाले भी थे, याद है? 2f साइन थीटा हम लोगों ने निकाला था, देख लो, निकला था ना? देखो निकला था 2f साइन थीटा। हाँ सर। ठीक है, चलो ये डिस्टेंस है तुम्हारा a माना था हम लोगों ने, ये डिस्टेंस को भी a माना था, ये डिस्टेंस था x, ये था रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बता सकता है कोई? क्या होगा? PYH। EYH फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं सर जी, फॉर्मूला तो मुझे भी आता है ना, वैल्यू ना बताओ। x by under root a plus x square. x by under root a square plus x square. डेफिनेट क्या आएगा? वैल्यू रखेंगे तो f कितना आया था? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया था, आया था। Yes. जी सर। Yes. तो चलो वैल्यू रखते हैं दोनों का, और वैल्यू रखने पर आएगा आपके पास 2, f का वैल्यू रखो, f का वैल्यू q, सॉरी k q स्मॉल q
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू रखो एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। और सोल्व करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा, एफ नेट बराबर बताओ 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं। क्या ये लिखा जा सकता है या नहीं ये बताओ। हाँ सर। तो बोलो नहीं। लिख सकते हैं। अगर मान लो a बहुत 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 बड़ा हो गया x से, मतलब ये x जो है वो बस इत्तू सा है, मतलब इत्तू सा थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है आप इसको, तो a से बहुत छोटा है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिखा जा सकता है। Yes, तो sir. डेफिनेट क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, क्या A मैं इसको square. डायरेक्टली ए क्यू लिख नहीं। सकता हूँ, ए क्यू इंटू एक्स लिख सकता हूँ, देखो तो जरा। इसको yes, sir. और अगर इस स्मॉल जो माइनस क्यू चार्ज था उसका मास अगर मैं दिया हुआ रहता स्मॉल m, अगर मान लो गिवन दिया हुआ रहता तो मैं इस पे नेट इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता था। डेफिनेट नीचे की तरफ है ना, डेफिनेट किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अगर नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो तो वेक्टर साइन के साथ में क्या लिख सकता हूँ -2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ए क्यू इंटू एक्स लिख सकता हूँ नीचे की तरफ के डायरेक्शन को। और एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ माइनस ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है ना फॉर्मूला, तो इसमें मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये आ जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय m a q इंटू एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा कंपेयर करो, एसएचएम के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। कंपेयर करो तो इससे, और कंपेयर करके बताओ तो कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा इसमें, ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करोगे तो क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ लिख Yes, सकता हूं या नहीं लिख सकता, तो बताओ बताओ Yes, कोई sir. दिक्कत इसमें। Yes, sir. Yes, sir. बारिश हो रही है पटना में भी बहुत दिन नहीं के बाद, सर। ठीक है इसमें कोई दिक्कत। No, sir. अच्छा देखिए तो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा के बारे में तुम लोग ये तो सुने होगे कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, सुना है कभी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आई बात, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πTV, जहां फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है, सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया है उसमें ये चीजें होंगी पता आप लोगों को, क्लियर है। सोचिएगा तो इसमें ये बताओ, तो अगर ओमेगा पता चल जाए तो हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो यहां से ओमेगा कितना होगा कोई बता सकता है, √2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई m a q हो सकता है या नहीं ये बताओ। यस सर हो सकता है। और ये अगर समझ में आ रही है बात तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ये पल्ले पड़ रही है बात तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड बराबर क्या लिखा जा सकता है 2π अपॉन ओमेगा, यहां से टाइम पीरियड कितना हो गया बताओ
2 pi into root under MAQ divided by 2KQ into small q। ये टाइम पीरियड निकल गया यहाँ से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, ये कहना चाह रहे होगे बहुत लोग। ये एचसी वर्मा का सवाल है, एचसी वर्मा में ये सवाल पूछा गया। समझ में आई बात कैसे कैसे ये पूरा का पूरा सवाल बनाया, क्या लॉजिक चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए? यस सर। अच्छे से देख लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था क्या था कि बताइए बी पार्ट का सवाल क्या होगा। बी पार्ट थोड़ा सा समझो, यही है प्लस क्यू, है ना, और बीच में है कितना, बीच में क्या है, माइनस क्यू। माइनस क्यू। अब बताओ ये है प्लस क्यू, ये बीच में है माइनस क्यू, इधर शिफ्ट करने के लिए बोला गया है पॉजिटिव चार्ज के अलोंग वाले लाइन पर। यहां पर एफ नेट कितना था, 0। अगर मैं इधर थोड़ा शिफ्ट करके मान लो यहां पर ले आया, एक्स डिस्टेंस को शिफ्ट करके मैं यहां पर ले आया इसको, तो यहां पर लाने पर किस चार्ज की वजह से, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, किस चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा, 1 किस चार्ज की वजह से फोर्स घट जाएगा, ये बताओ। 1 की वजह से बढ़ जाएगा, 2 की वजह से घट जाएगा। 1 की वजह से बढ़ेगा और 2 की वजह से घट जाएगा, तो नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा, राइट की तरफ, F1। राइट। नेट फोर्स राइट की तरफ। मतलब अगर इससे थोड़ा सा भी शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज मूव करता हुआ किधर की तरफ चला जाएगा, जिस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है उसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा ये, तो यही इसका 1 की तरफ। आंसर होगा। समझ में आ रही बात? यस। ये दूसरा नंबर बोला जा रहा है, डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने तो चर्चा किया नहीं, तो इसको आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, अभी मैं चर्चा करूंगा इसके बाद। तीसरा नंबर थोड़ा सवाल देखते हैं, चलिए तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या था, 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड and a positive charge q are placed along a straight line at a position at what position and the value of q will the system be in equilibrium। ये तो सवाल बना होगा, 3 नंबर तो बना होगा, इस तरह का सवाल तो बनवाया हूं मैं, तो इस सवाल ये सवाल तो बन गया होगा। Yes, yes. 4 नंबर, so show that 3 arrangements of the electron and 2 protons, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिखाना है। अच्छा, तो फिगर में दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर 3 अरेंजमेंट्स दिए गए हैं, आपको रैंक करना है, रैंक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन्स। ये भी बना होगा 4 नंबर। इस केस में सबसे ज्यादा फोर्स आया है, बताओ तो, इस केस में सबसे ज्यादा फोर्स आया है, सबसे ज्यादा FA पे सबसे ज्यादा होगा। हाँ, तो किस केस में सबसे ज्यादा फोर्स आया है, मतलब ए वाले केस में, बी वाले केस में या सी वाले केस में, इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा फोर्स किस केस में आया है? A पे सबसे ज्यादा होगा, फिर C पे, फिर B पे। अच्छा, और अच्छा, उसके बाद बी सर, नहीं उसके बाद बी, नहीं सर, सी सर, सी। सर ऐसे ए निकालेंगे, सी बी सर। मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है ना। सी वाले केस में तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के जस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, तो इधर से निकलेगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, यही निकाले होंगे ना, चार्ज तो दोनों पर यही होता है ना मैग्नीट्यूड, और यहाँ निकाले होंगे के ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये निकाला होगा, तो रिजल्टेंट दोनों के जस्ट बीच में रहा होगा, ठीक किया होगा ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या जी तुम लोग? तो बीच में होगा, बराबर तो नहीं, तो कैसे पी? बराबर नहीं तो एकदम बीच में नहीं होगा, इधर की तरफ ज्यादा होगा, या सॉरी किधर की तरफ ज्यादा होगा, छोटे वाले ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ज्यादा होगा।
झुका हुआ होगा होगा या नहीं, ये बताओ। यस सर। बिल्कुल होगा। तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं आप। रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, के ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला पूरा का पूरा। हम इसी को फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या करोगे, इसमें तो सिंपली आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें के ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जो होगा वो ज्यादा होगा, और उसमें से घटाओगे के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर को घटाओगे। कंपेयर कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, ये तो बनना चाहिए था। नेक्स्ट, आज चेक करूंगा सभी का असाइनमेंट में चेक करूंगा। बी पार्ट में है कि इन सिचुएशन सी इज द एंगल बिटवीन द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द लाइन लेबल्ड हॉरिजॉन्टल लेस देन और मोर देन 45 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए तो इसमें जो इस लाइन के साथ एंगल मोर देन 45 डिग्री होगा या लेस देन 45 डिग्री होगा, इसके साथ पूछ रहा है ना। ये एंगल थीटा लेस देन 45 होगा या मोर देन 45 होगा, बताओ। लेस देन 45 या मोर देन 45? बोलो बोलो। मोर देन 45 होना चाहिए ना, क्योंकि इससे तो ज्यादा अवे हो जाएगा ना, इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा। मतलब एक्चुअल जो फिगर होगा वो उसमें इसके साथ नजदीक होगा। ये एंगल तो डेफिनेटली 45 डिग्री से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। शो दैट नहीं, यहाँ फिगर में दिया हुआ है, शो टू चार्जेस, फिगर 1.27 shows two charge particle on an axis, ठीक है। The charges are free to move at one point. However, a third charge particle can be placed such that all three particles are in equilibrium. Is that point to the left? ये तो बना सकते हो, फिफ्थ नंबर तो बना होगा, सबसे बना था या नहीं बना था? यस सर, सी पार्ट बस बता दीजिए। Is the equilibrium stable or unstable? क्या equilibrium stable होगा या unstable होगा? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको उसी पे बनाते हैं। ये 5 नंबर है। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लिया। हाँ जी, चलिए पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि चार्ज पार्टिकल जो तीसरा होगा वो किस तरह का रखना पड़ेगा और कहाँ रखना पड़ेगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिचुएशन। ये -3q है, ये +q है, ठीक है। -3q है और q है। मुझे बताओ, कुछ भी ये डिस्टेंस हो सकता है, मैं मान लो कि ये डिस्टेंस a है। तीसरा चार्ज किधर रखना पड़ेगा और कहाँ रखना पड़ेगा, पहले ये बताओ तो। मैं जोन बांट देता हूँ, ये है तुम्हारा 1, ये जोन नंबर 2, ये जोन 3। किस जोन में रखना पड़ेगा और किस टाइप का चार्ज रखना पड़ेगा, ये बताओ। नेट फोर्स नेगेटिव होने के लिए टू जोन जोन में नंबर 2 में, बहुत अच्छे। किस टाइप का रखना पड़ेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव 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 रखना पड़ेगा।
मतलब जोन 2 में आप कितना चार्ज रखोगे, कुछ निगेटिव रखोगे आप चार्ज, कुछ कितना निगेटिव रखोगे, कहाँ पे रखोगे, वो अलग की बात है। अब पता करना है कि आपको कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है। तो चेक कर लो ना, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा चुका हूँ, सब लोग जानते हो ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पढ़ाया हूँ मैं, पता है ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम हो गया जिसको डिस्टर्ब अगर करोगे तो ऑब्जेक्ट फिर से उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा और अटेन कर भी लेगा, पॉसिबल हुआ तो, है ना। तो बताओ, तो अगर मैं किसी एक को डिस्टर्ब करूं, मान लो कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टर्ब करके इधर ले आता, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्टर्ब करके इधर लाता, तो किस चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ जाता है इस पर, अगर मैं इसको यहां पर ले आया तो किस चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ जाता? -3 क्यू की वजह से फोर्स बढ़ जाता। और ये निगेटिव चार्ज, चलो मैं माइनस कैपिटल क्यू ले रहा हूं, उसकी वजह से फोर्स घट जाता। मतलब नेट फोर्स किधर लगता है इस पर, ठीक है, तो किधर की तरफ, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की तरफ लगता नेट फोर्स। नेट फोर्स 0 होता क्या, या फिर क्या फिर से अपने पोजीशन पर आने की कोशिश करता क्या ये, क्या ऐसा लग रहा है कि फिर जिस पोजीशन से डिस्टर्ब किया गया फिर से वो उधर जाने की कोशिश करेगा, या कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो उसे फिर से उसी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करे? नो सर। क्या ये अपनी जगह से डिस्टर्ब करने पर फिर से अपनी जगह की तरफ जाएगा? नो सर, नहीं। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है नहीं भाई। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो नहीं है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, नहीं समझे? समझिए सर। तो और ये भी आप चेक करोगे तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। यस सर। वैसे आप चेक कर लीजिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले चेक कर लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं इक्विलिब्रियम में है, और उसको लॉजिकली आप इस सवाल को बनाने के लिए ऐसा ही किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। अब सिंपल बात है, कोई भी एक अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो पूरा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिंपल। हर पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता तो पूरा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक पार्टिकल यहाँ चेक कर लिया हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं होगा पूरा सिस्टम, सिंपल। ठीक है, समझ में आया कुछ कैसे बनाना है इस तरह के सवाल को? चलिए 6 नंबर बना था क्या, 6 नंबर बना था? यस सर। क्या होगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन में? बहुत आसान तो लग रहा है अभी। सब चार्जेस जो कैंसिल आउट कर देगा, मतलब उस दोनों का अपोजिट हो जाएगा, 1+2q का बस नया अपोजिट तो बच जाएगा, वो बस उसका चार्ज निकाल। सिंपल बात है, तुम लोग खुद से देखो कि इस +4q और इस +4q की वजह से, या सेंटर पे ना, सेंटर पे बात की जा रही है ना, -q को रखा जा रहा है। यस -q रखा गया सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से खत्म, रिपेल होगा, इन दोनों की वजह से भी खत्म, इसकी वजह से भी खत्म, नहीं इसकी वजह से भी खत्म, इसे किसकी वजह से बचेगा? इससे किसकी वजह से बचेगा? सिर्फ +2q और माइनस +q और -q, और यहाँ पर जो +2q बचा हुआ है उसकी वजह से बचेगा, और किसी की वजह से बचेगा नहीं। बना था ये सभी से? Yes, sir. ठीक है, मैं इसका आंसर भेज दूंगा, एक बार आप मैच करा लीजिएगा, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। 7 नंबर कितना टोटल कितना क्वेश्चन था? 17। 17। कितना तक बनाया है? मेन डाउट बताइए, और कौन कौन सा डाउट है? सेवन नंबर बना था?
6 नंबर 6 नंबर में बोल रहा है क्या फिगर 1.29 shows four situation in which particular charge plus q and minus q are placed. ठीक है, in each the particle on the x axis are equidistant from y axis. ठीक है, the particle on y axis experiences an electrostatic force F from each of these two particles. Now A, are the magnitude F of those forces the same or different? क्या magnitude same होगा? क्या magnitude same होगा सभी केसेज में? क्या सभी केसेज में y वाले एक्सिस पर जो पार्टिकल रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या सभी केसेज में? इधर लग रहा होगा, इधर इसकी वजह से लग रहा होगा, इधर मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं ये पहले बताओ। पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या बोल रहे हैं सर? अरे भाई इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा होगा ना, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा ना। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो हर केस में मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। मान लो सिंपल बात है कि अगर तुम इसको x मान लेते हो, इसको x मान लेते हो, इसको y मान लेते हो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। नहीं, क्या ये डिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं? अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, सभी केसेज में उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा सभी केसेज में। और मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है? ये बन सकता है, ये बहुत बनने वाला सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला पोर्शन बनाइएगा और आंसर में भेज देता हूँ, आंसर में भेज दूंगा इसके बाद, टेंशन मत लो। मैं सबका आंसर भेजूंगा, एक बार आप मैच करा लीजिएगा। और डाउट बताओ इसके अलावा कौन सा नहीं बना, जल्दी बताइए, कॉमन चीज बताइए, कॉमन डाउट जो डाउट है नहीं बना आपको, बताइए जल्दी जल्दी। लगता है कोई बनाया ही नहीं। कौन सा? 11 नंबर 11 नंबर, अच्छा। The electrostatic force of repulsion between two positively charged particle ions